दोस्तों, आज से हम लोग आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का एक एक करके स्टडी करेंगे। चलिए, तो आज सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक इति और दूसरा हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ था। मतलब कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा ही, निश्चित तौर पर हुआ था। फिर इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो किससे बना हुआ है? हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जो हिस्टोरिया से बना हुआ है। और हिस्ट्री का मतलब होता है जानकारी, अन्वेषण या अध्ययन। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी होता है। पहला है स्रोत यानी कि एविडेंस, और दूसरा है प्रभाव मतलब कि इम्पैक्ट। मतलब कि कोई भी घटना को इतिहास नहीं कहते, किसी भी घटना को इतिहास नहीं कहते। वह घटना जिसका स्रोत हो और उस घटना का प्रभाव पड़े उसे इतिहास कहते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं परिभाषा में। वह घटना जिसका कोई स्रोत हो एवं उस घटना का प्रभाव पड़े उसे इतिहास कहते हैं। वह घटना जिसका कोई स्रोत हो एवं उस घटना का प्रभाव पड़े इतिहास कहलाता है। कोई भी घटना हो जिसका स्रोत मिले और उस घटना का प्रभाव पड़े उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। फिर आगे, इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका, जो किस भाषा में है? यूनानी भाषा में। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। इतिहास के स्रोतों को तीन वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा अभिलेख। पुरातत्व मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त सभी वस्तुओं को पुरातत्व कहते हैं। जैसे कि भवन, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, मोहर, आभूषण इत्यादि, इसको क्या कहते हैं? ये तो सभी आते हैं किस चीज़ में? तो पुरातत्व में आते हैं। अब देखिए दूसरा स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत, और तीसरा अभिलेख। तो एक एक करके तीनों के बारे में जान लेते हैं। पहला पुरातत्व। पुरातत्व में सभी आते हैं, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, मोहर, आभूषण इत्यादि। दूसरा साहित्य स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। चलिए देखिए, साहित्य स्रोत को तीन वर्गों में डिवाइड किया गया। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अब धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। धार्मिक साहित्य को भी दो तीन वर्गों में बांट दिया गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि आते हैं। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी आते हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, बुद्ध चरित्र इत्यादि। और जैन साहित्य में भी वैसे ही जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो सभी आते हैं। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र इत्यादि। ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? धार्मिक साहित्य में आते हैं। ये भी धार्मिक साहित्य क्या है? इसका एक भाग है, पहला भाग है। दूसरा कहता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक मतलब जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। फिर कहता है उसमें क्या क्या आता है? अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखा था, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था, राजत रंगनी जो कलहड़ ने लिखा था, और रघुवंशम। तो ये क्या है? ये धर्म से संबंधित नहीं है। फिर अगला पॉइंट, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब जो विदेशी दूसरे देश के लोग यहाँ आए और इस यहाँ के संबंध में कुछ लिखे
यात्रा विवरण लिखे हैं वो इसमें आते हैं, जैसे इंडिका, रेहला इत्यादि, हिस्टोरिका इत्यादि, है ना जी। अब अंतिम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अभिलेखीय स्रोत। तो इसके अंतर्गत बड़े बड़े पत्थरों पर अंकित अलग अलग राजाओं द्वारा नीतियों का अंकन करवाया गया ताकि वो प्रजा तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि पुराने समय में कॉपी कलम किताब इत्यादि नहीं होता था, कागज़ नहीं होता था, तो पत्थरों पर ही सभी नीतियों का अंकन करवाया जाता था और वो अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता था।